हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस सेशन में देखने वाले आपके एमटीएस पेपर के लिए जितने भी भाइयों का आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, तो उनके लिए साथियों अगला पेपर ऐसा आ सकता है। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर होने वाला। आज की इस सेशन में टोटल आपका 85 टू 88 क्वेश्चन करने वाले, जिसमें साथियों जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। जिस तरह साथियों एसएससी ने 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को आपका पेपर लिया है, उसके बेसिस पे साथियों ये मैंने सेट वही प्रश्न सिलेक्ट किया जो एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके पेपर में आ सकता है। तो साथियों एक्सपेक्टेड पेपर जरूर देख लीजिए। परीक्षा से पहले जो आपका वायरल प्रश्न चल रहा है, बिल्कुल वैसा प्रश्न आज की सेशन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जितने भी भाइयों का आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, उनके लिए तो साथियों ये रामबाण क्लास होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की सेशन को स्टार्ट करते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करते हैं साथियों इस सेशन में। तो साथियों सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिस तरह से 30 और 1 अक्टूबर को पेपर आया है, उसके बेसिस पे कुछ हमने साथियों वो प्रश्न डाले हैं कि बिल्कुल वैसा ही रिपीट क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर में। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। एक सुबह की एक नई शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं साथियों आज सेशन का पहला प्रश्न क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय पर आधारित है। तो कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय पर आधारित है, तो साथ ही याद रखिएगा मणिपुरी नृत्य है। तो पहले का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है। तो याद रखिए दोस्तों भरतनाट्यम जोड़ता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है। ये साथियों आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है, तो साथ ही याद रखेंगे असम राज्य में है। ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो साथियों थोड़ा सा स्पीड को हम लोग मेंटेन करके चलेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग लगभग 90 प्रश्न कवर करने वाले हैं। याद रखेंगे आप लोग, तो आप लोग साथ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है। तो भरतनाट्यम साथियों पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है, याद रखिए कर्नाटक के लिए। तो यहाँ से मेरे भाई डी ऑप्शन क्या और आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखिए। भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुत के लिए उपयुक्त कहा जाता है। तो भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुत के लिए उपयुक्त कहा जाता है। तो याद रखिए दोस्तों लास्या। ऑप्शन सी यहाँ से क्या और आपका लास्या बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके द्वारा कुटीकृत किया गया था। जो साथियों आपका शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वो किया गया था, भरत द्वारा से। तो क्या किया गया था, कूटीकृत किया गया था। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या और आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 7, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। तो साथियों इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। तो याद रखिएगा दोस्तों कथक से। जितने भी आपको साथियों सवाल बन रहे हैं, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे चलेंगे, और जब तक हम साथियों सवाल पढ़ रहे हैं आपका राइट ऑप्शन आ जाना ही चाहिए साथियों। तो आप अपना लास्ट में स्कोर बताएंगे, टोटल क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ, वो भी साथियों जीके और इंग्लिश में 1 नंबर के नेगेटिव मार्किंग के साथ। यदि हम लोग मैथ रीजनिंग करेंगे सवाल, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। जिस तरह से आपका एमटीएस का पेपर पैटर्न है साथियों, उसके बेसिस पे पूरा ये सेट आपका होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है, याद रखिए दोस्तों गुग्गा। डी ऑप्शन आज का है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, सरहुल किस राज्य का एक लोकप्रिय जनजातीय नृत्य उत्सव। तो सरहुल का नाम आया, आप लोग तुरंत झारखंड पे आप लोग का दिमाग क्लिक किया होगा साथी। तो सी ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 10, वाजुवुर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है। ऐसा साथियों एमटीएस दोनों यानी 6 शिफ्टों में पेपर कराया साथियों। हर शिफ्ट में साथियों आपका एक तो नृत्य से एक घराना से हर शिफ्ट में सवाल पूछा। अभी तक आपका आर्टिकल से एक भी सवाल नहीं पूछा है, याद रखेंगे साथियों। अभी तक आर्टिकल से एक भी सवाल नहीं पूछा है मेरे भाई।
तो जो वाजुबूर है साथियों ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएंगे। और तो साथियों पंचवर्षीय योजना से भी सवाल अभी तक पेपर में नहीं आया है, लेकिन जनगणना से काफ़ी इजी सवाल 2 से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, और करंट अफेयर का 2023 का सवाल आ रहा है, ये आपको ध्यान देना है। कथकली ने किसके संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आकार लिया था? तो कथकली ने साथियों याद रखेंगे कर्नाटक के राजकुमार के संरक्षण में, कर्नाटक के राजकुमार के संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आकार लिया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो मल लोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? तो सभी जो मल लोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? तो याद रखिएगा लेप्चा समुदाय से है। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? तो कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच जो कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? तो ऐसा साथियों डांडिया रास में होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो साथियों आप सभी को पता होगा आज 3 अक्टूबर हो चुका, आज से आपका नवरात्रि भी स्टार्ट हो चुकी। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। आप लोग इसी में प्रण रखिए और माता रानी का आशीर्वाद लीजिए साथियों कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। मैं भी साथियों विश्वास करूँगा कि माता रानी आप पे बहुत अच्छी तरीके से आशीर्वाद बनाए रखेंगी, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए साथियों। एकदम बी पॉजिटिव के साथ रहिएगा साथियों। दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है, तो बताइए साथियों। तो कुम्मती कली याद रखिएगा, कुम्मती कली दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है। बी ऑप्शन का जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 15 अलूना काबुइनी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो अलूना काबुइनी साथियों किस नृत्य से संबंधित है? याद रखिएगा मणिपुरी से है। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट दिनों की ये तैयारी आपकी, उसके बाद साथियों आपका तो एक सीट कन्फर्म होने वाला है। जिस दिन आपका जिस भी शिफ्ट में पड़ जाए एग्जाम, आप उस शिफ्ट को काफ़ी अच्छे से अटेंड करेंगे। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में किस घराने से है? तो पंडित जसराज के साथ संबंध किस घराने से था? याद रखिएगा मेवाती घराने से है। डी ऑप्शन यहां से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? तो शंभू महाराज याद रखेंगे साथी लखनऊ के घराने के क्या थे? प्रसिद्ध गुरु थे। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 80 भारतीय शिवाजी और कनक रेले किसके व्याख्याता थे? तो साथी मेरे जो भारतीय शिवाजी और कनक रेले थे ये किसके व्याख्याता थे? आप सभी को पता होना चाहिए साथी मोहिनीअट्टम के थे। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 और साथियों इसमें हम जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन लिए ना आपका पूरा साथियों रीजनिंग वही आ गया, केवल नंबरिंग चेंज होगा साथियों। नंबरिंग केवल आपका चेंज होगा, नहीं तो रीजनिंग जो हमने इंग्लिश का क्वेश्चन लिया ना बिल्कुल वही पैटर्न होने वाला है। तो इसलिए आप लोग इंग्लिश और रीजनिंग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ही जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए भारत के निम्नलिखित पार्श्व गायकों में से किसे 2009 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ? तो ऐसा साथियों उदित नारायण झा को। डी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 20 भानु जी का संबंध निम्नलिखित में किस कथक घराने से है? तो भानु जी का संबंध साथियों याद रखिए जयपुर घराने से संबंधित है। डी ऑप्शन मेरे भाई यहाँ से क्या आएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन एक पेशेवर कुचिपुड़ी नर्तकी है? बताइए साथियों इन शख्सियत में से कौन एक पेशेवर कुचिपुड़ी नर्तकी हैं? तो साथी कौशल्या रेड्डी है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो आप सभी को डेली इस तरह के साथियों क्लास हम प्रोवाइड करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट रहता है कि आप जितने भाई नए आ रहे हैं तो आप सब प्यार दीजिएगा, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। जो भी एमटीएस के बारे में नोटिफिकेशन है साथियों पूरा अपडेट मिलता रहेगा। और कोई भी डाउट है साथियों आपके मन में तो इस चैनल पर हर एक डाउट का साथियों प्रॉब्लम सॉल्व होती है, हम आपके साथ रहते हैं साथियों हर A to Z। जब आप कमेंट बॉक्स दीजिए, ऐसा कोई भी कमेंट बॉक्स नहीं है कि हम साथियों आपका कमेंट ना करते हो। हर एक जो आपका मन में समस्या है पूरी मन की समस्या हम पढ़ लेते हैं कि आप स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के क्या प्रॉब्लम आ सकती है उससे पहले हम बता देते हैं आपको। ओके दोस्त, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल पे नहीं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए सोना नारायण को 2013 में निम्नलिखित में किस पुरस्कार सम्मानित किया गया था? सोना नारायण साथियों हमारे पेपर में इनसे सवाल बना था, तो गुरुदेव प्रसाद से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन यहाँ के बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23
पद्म भूषण किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो पद्म भूषण किशोरी अमोनकर वो साथियों संबंधित रखती थी जयपुर अतरौली घराने से। डी ऑप्शन मेरे भाई यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24। ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं? ये साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अभी आप अपने मनुमस्तिष्क में इस सवाल को बैठा लेंगे। तो ललिता और नंदिनी बहनें साथियों वायलिन वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार के प्राप्त करना कौन थे? बताएंगे साथियों। 2016 में जो राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार थे इसके प्राप्तकर्ता कौन थे? तो साथी याद रखेंगे प्रेरणा देशपांडे। सी ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 26। बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जरनैल खान ने किस घराने की स्थापना की? तो बताइए साथियों, तो पटियाला घराने की। ऑप्शन सी मेरे भाई बिल्कुल राइट ऑप्शन। वही सातों सिलेक्टेड क्वेश्चन इस सेट में हमने तैयार किया है कि आपके पेपर में बिल्कुल ऐसा ही रिपीट क्वेश्चन हो तो भाई यही इसी सेशन से रिपीट हो सकता है। तो आप एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे मेरे भाई, क्योंकि आप देख सकते हैं कंपटीशन बहुत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और सवाल का लेवल भी साथियों दिन पर दिन थोड़ा सा मॉडरेट होता जा रहा है। तो कब अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान साथियों याद रखें किराना घराने क्या थे? संस्थापक थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 28। चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बीड़ा से साथी। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। मीनाक्षी श्रीनिवासन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2011 प्राप्त हुआ? तो याद रखिए दोस्तों भरतनाट्यम के लिए। डी ऑप्शन मेरे भाई यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 30। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के मोहिनीअट्टम शैली को निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया था? हमने साथियों आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर रहा था कि एमटीएस ऐसा एग्जाम है कि करंट अफेयर का 2023 का सवाल पूछेगा, 2024 का सवाल नहीं पूछेगा। उसके बाद जो शास्त्रीय नृत्य जैसे मोहिनीअट्टम है जिससे आपका संबंधित कलाकार पुरस्कार है साथियों जो कि उन्हें सम्मानित किया गया, कभी भी साथियों जैसे कि आपका 2018 से पूछेगा, 2013 से पूछेगा, 2000 में पूछ लेगा, 2002 इस तरह का भाई एसएससी का फेवरेट सवाल रहता है, याद रखेंगे आप लोग। तो इसमें साथियों जयप्रभा मेनन को। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। निम्नलिखित में से किस शातिर नर्तक को पद्मश्री 2022 मिला? तो साथियों वैसा ही सवाल आपके पेपर में अब बनेगा, इसलिए मैंने पूरा सवाल साथियों ना अगर पूछा सवाल तो यहीं से मिलेगा, याद रखिएगा। आर मुथुकन्नमाल हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन, जो कि उन्हें शातिर नर्तक को पद्मश्री 2022 मिला था, तो आर मुथुकन्नमाल को मिला था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 32। पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित गुरु गंगाधर प्रधान निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के कुशल नर्तक है? तो साथी जो पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित गुरु गंगाधर ये प्रधान ये किस नृत्य शैली के कुशल नर्तक है? तो साथी याद रखेंगे उड़ीसी के हैं। सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 33। किस कलाकार के संगीत एल्बम का शीर्षक लैंड ऑफ गोल्ड है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई। तो किस कलाकार के संगीत एल्बम का शीर्षक लैंड ऑफ गोल्ड है? तो दोस्त ये अनुष्का शंकर का है। अनुष्का याद रखेंगे, विराट कोहली अनुष्का, इससे आप याद कर लेंगे साथी लैंड ऑफ गोल्ड। और इसमें साथियों एल्बम्स किस कलाकार भी है? तो अनुष्का शंकर। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस तरह से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये सवाल आपके मन से कभी जाएगा नहीं साथी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। भारत में गजल गाने की परंपरा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो भारत में जो साथियों गजल गाने की परंपरा स्टार्ट हुई थी ये हजरत अमीर खुसरो द्वारा क्या हुई थी? स्थापित की गई थी। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से भारतीय गायकों में से किसने राग सरिता लिखा है? तो इनमें से राग सरिता कितने लिखा है जो कि भारतीय गायकों में से एक है? तो बताइए राइट ऑप्शन। तो चिंतामन रघुनाथ व्यास ने। सी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 36। लक्ष्मी शंकर किस घराने के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे? तो लक्ष्मी शंकर दोस्त याद रखिए पटियाली घराने के
कहाँ के? पटियाला घराने के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। भरत मुनि सम्मान कौन देता है? भरत मुनि सम्मान कौन देता है? तो ये देते हैं साथियों नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन है यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। तत्ववाद क्या है? ये साथियों हमने कम से कम 3 से 4 बार आपके लिए सवाल कराया है। तो तत्ववाद क्या है? तो दोस्त याद रखिए तारवाद। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 39। कजरी उत्सव निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? कजरी उत्सव साथियों काफ़ी फेमस है, तो आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। कजरी उत्सव साथियों हमारे उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है, आपने देखा होगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। मरु महोत्सव जिसे रेगिस्तान त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है, ये किस शहर में मनाया जाता है? तो सभी को पता होगा साथियों ये मरु महोत्सव रेगिस्तान त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है, जो कि साथियों ये वहीं पर मनाया जैसलमेर में मनाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त, उम्मीद करूंगा भाई आप लोग एकदम अच्छे से बी पॉजिटिव के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि एग्जाम अब देखिए काफ़ी नज़दीक है आने वाले शिफ्टों में। तो यहाँ से तो कल तो एग्जाम हुआ नहीं था, अब लेकिन तो 7-8 को साथ एग्जाम है आप लोगों का। तो बिल्कुल भाई अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से रखिए। जो मैथ रीजनिंग आप तो बिल्कुल आराम से हल करेंगे। बेसिक आपका यदि क्लियर है, फॉर्मूला बेस आपका हर एक क्वेश्चन मैथ रीजनिंग में आ रहा है। बिल्कुल आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, जब आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो सबसे पहले भाई आप लोग रीजनिंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। मतलब कि रीजनिंग हल करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत अच्छी तरीके दिखने लगे। क्योंकि मैथ साथियों ना थोड़ा सा, यदि मान लीजिए मैथ आप थोड़ा सा उनके लिए होगा कमज़ोर, जो कि थोड़ा सा उनका वीक मैथ होगा, तो वो उनसे रिक्वेस्ट है कि उनसे वो लोग रीजनिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ओके, उनके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखने लगेगा। भाई भारत के किस राज्य में फतेहपुर यात्रा मनाया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों गोवा में जो फतेहपुर यात्रा है ये कहाँ पर मनाया जाता है? गोवा में। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। अर्थंकल पर्व और वेट्टुकड़ महोत्सव ये किस राज्य में चर्च उत्सव हैं? तो साथ ही याद रखें केरल राज्य के चर्च उत्सव हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 43। बास्केटबॉल कोर्ट की आकृति कैसी होती है? तो बास्केटबॉल कोर्ट की जो आकृति हो साथी वो आयताकार होती है। बी ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। बीच वॉलीबॉल टीम में कितने स्थानापन्न यानी सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी होते हैं? क्या आपको पता है दोस्तों? आप एमटीएस की लगभग 3 से 4 महीने पहले तैयारी करें। ये सवाल क्या आप बता सकते हैं कि बीच वॉलीबॉल टीम में कितने स्थानापन्न यानी सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी होते हैं? बता सकते हैं आप क्या? तो याद रखेंगे दोस्तों 0 प्लेयर कभी नहीं साथी सब्स्टिट्यूट होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ध्यान देंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो कितने अंकों का होता है? आपके पेपर में साथियों क्रिकेट से 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। याद रखिए अब हो सकता है कि 2 दिनों में तो साथियों 2-2 क्वेश्चन आए क्रिकेट से, लेकिन अब आने वाले शिफ्टों में दूसरा साथियों आपका खेल पकड़ ले एमटीएस। भाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एसएससी इस बार दिमागों से खेल रही है हमारे। तो याद रखिए दोस्तों जो बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो होता है उसका कितना अंक होता है? तो 1 अंक होता है, केवल 1 अंक। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ से आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। बास्केटबॉल में एक शॉट में अधिकतम कितने अंक स्कोर किए जा सकते हैं? तो बास्केटबॉल में जो एक शॉट लगता है तो उसमें अधिकतम कितने अंक स्कोर करते होंगे आप लोग? बास्केटबॉल कभी खेला होगा तो साथ ही 4 अंक। सी ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ सबका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 47। निम्नलिखित में से कौन सा साहसिक खेल है? इनमें से कौन सा खेल साहसिक खेल है? याद रखेंगे साथियों पैराग्लाइडिंग एक साहसिक खेल है, पैराग्लाइडिंग। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 48। मनीष नरवाल निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? यकीन मानिए साथियों 100% मैं दावा के साथ कह सकता हूँ ये सवाल साथियों जितने भाई पढ़े होंगे मनीष नरवाल आया होगा तुरंत वो सब साथियों कबड्डी पे गए होंगे या तो कुश्ती पे गए होंगे। बताइए क्या बिल्कुल सही है कि नहीं? या तो कबड्डी नरवाल जैसे हैं दीपक नरवाल जो काफ़ी खतरनाक खेलते हैं, कबड्डी के प्लेयर हैं, तो यहाँ पे मनीष नरवाल होगा। यदि आपने नाम सुना होगा उनका तुरंत आप लोग या तो कुश्ती पे गए होंगे या उस पे साथी कबड्डी, लेकिन कबड्डी तो इस ऑप्शन में दिया नहीं। याद रखिए दोस्तों मनीष नरवाल निशानेबाजी संबंधित रखते हैं। डी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाले हैं। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए।
एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो एस अगेंस्ट ऑड्स ये किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो साथी सानिया मिर्जा जी की है। ऑप्शन है यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाले हैं। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 50। निम्नलिखित में से फ्लड ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो साथी फ्लड ऑफ फायर के लेखक कौन इनमें से? तो याद रहे साथियों अमिताभ घोष हैं। 50 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। फ्लड ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष हैं। ओके दोस्त, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। आई मी माइन किस अंतर्राष्ट्रीय संगीतकार की आत्मकथा है? तो भाई साहब आई मी माइन ये किस अंतर्राष्ट्रीय संगीतकार की आत्मकथा है? तो याद रखिए दोस्तों जॉर्ज हैरिसन की है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 52। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थायराइड दिवस साथी याद रखेंगे 25 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी 25 आपका मई बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 56। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय साथियों कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद, तेलंगाना, हैदराबाद। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अभी तक तो साथियों आपके पेपर में आपको बता दें कि जितने भी राज्य हैं या हर देशों की राजधानी है या आपका मतलब कि जो करेंसी है, मुद्रा है, राष्ट्रीय राजधानी जो आपका है, एक भी सवाल एक नहीं पूछा साथी। तो अब आने वाले शिफ्टों में हो सकता है कि इस महीने में ना पूछकर जितने भाइयों का एग्जाम नवंबर में होने वाला है उनके लिए सवाल बन सकता है भाई। तो याद रहे दोस्तों आने वाले शिफ्टों में जितने भाई ना वो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर अपने को रखें। ऐसा नहीं कि जिस तरह से 30 तारीख के पहले शिफ्ट में सवाल आया था ना बहुत ईजी आया था, लेकिन उसके बाद तो जैसे जैसे दिन बीत रहा है ना वैसे वैसे पेपर का लेवल थोड़ा सा कठिन होता जा रहा है। तो इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। चंद्रताल आर्द्रभूमि भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों याद रखिए हिमाचल प्रदेश में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्या आप हमें बता सकते हैं साथियों कि जो धर्मशाला की स्टेडियम है ये किस राज्य में स्थित है? बताइए धर्मशाला। ओके, जैसे आपका ईडन गार्डन कोलकाता साथियों, मुंबई के वानखाड़े साथियों, अरुण जेटली आपका नई दिल्ली का है, तो इसी तरह और एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु का है। तो आपको बताना साथियों धर्मशाला साथियों किस राज्य में स्थित है स्टेडियम? बहुत आप लोग घूमने जाते होंगे वहां पर, बताइए राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर देखिए 55। विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है कहाँ पर स्थित है? तो दोस्त याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 56। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मेरे भाई। तो प्रधानमंत्री जो ग्रामोदय योजना थी साथियों 2000 में शुरू की गई थी। ऑप्शन है यहाँ से क्या आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना का क्रियान्वयन कौन सा केंद्रीय मंत्रालय करता है? याद रखिए साथियों आपके पेपर में जो मंत्रालय से संबंधित प्रश्न है योजना में साथियों मिलाकर सवाल पूछ दे रहा है। तो जितने भी सवाल इस तरह के आपको मंत्रालय से देखे साथियों यदि आपको याद है तो अच्छे से याद कर लीजिए साथियों। ओके, तो याद रखिए दोस्तों आपका जो सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना इसका क्रियान्वयन साथियों कौन सा केंद्रीय मंत्रालय कर सकता है? सभी को पता होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कर सकता है। तो 57 का क्या हो जाएगा आपका सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 58। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का गठन सन में किया गया था, तो किस सन में किया गया था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन? तो साथी 1988 में किया गया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये 110% आपके पेपर में लगता है छपेगा। मेरा मन ऐसा क्यों करा है, इस पर आप लोग अभी से स्टार बना लीजिए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, अभी तक आपके पेपर में स्वनिधि आया है तो एक ग्राम समृद्धि योजना संबंधी प्रश्न आ चुका है। तो ये साथियों बनने वाला पेपर में आपके सवाल है। प्रधानमंत्री रोजगार जो सृजन कार्यक्रम है साथियों इस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित, किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो ये आपका सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 60।
किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम शुरू की? तो किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम शुरू की? तो साथियों याद रखेंगे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय इतिहास में अत्विक राज्य के रूप में किसे संदर्भित किया गया था? तो मेरे भाई जो भारतीय इतिहास में अत्विक राज्य के रूप में किसे संदर्भित किया गया था? याद रखिएगा सिर्फ वन साम्राज्य को किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 62, फाहियान ने अपने घर वापस लौटने के लिए निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य से अपनी यात्रा शुरू की? तो साथियों फाहियान ने जो अपने घर वापस लौटने के लिए किस भारतीय राज्य से अपनी यात्रा जो साथियों वो स्टार्ट की थी? तो वो साथियों बंगाल से स्टार्ट कर दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिए दोस्तों बंगाल से स्टार्ट किया था। ओके मेरे भाई, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 63, थानेश्वर से शासन करने वाले पुष्यभूति ये किस वंश के संस्थापक थे? तो थानेश्वर से शासन करने वाले पुष्यभूति साथियों ये किस वंश के संस्थापक थे? बताएंगे आप लोग। तो वर्धन वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन ए मेरे भाई यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 64, रवि कीर्ति निम्नलिखित में किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे? तो रवि कीर्ति साथियों किस राजवंश के शासन के दरबारी कवि थी? तो याद रखिए दोस्तों चालुक्य वंश के। डी ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, देखिए दोस्तों हम यहाँ तक 65 क्वेश्चन आ चुके हैं। और साथियों हम आपको बता दें कि आपका जो टाइमिंग है एग्ज़ाम का साथियों जो रिपोर्टिंग टाइम है, जैसे कि साथियों मेरा सुबह का 9 बजे पेपर था तो मेरी रिपोर्टिंग टाइम साथियों 7:45 है। और भाई काफ़ी दोस्तों के मन में बहुत प्रॉब्लम इसमें चल रही कि हम लोग क्या रिपोर्टिंग टाइम से पहले पूछें या एग्ज़ाम शुरू होने से 10 से 15 मिनट पहले। भाई आपको रिक्वेस्ट है कि जो आपके एडमिट कार्ड में साथियों रिपोर्टिंग टाइम है बिल्कुल उसी टाइम पे आप लोग पहुँचे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा प्रोसेस रहता है, बिल्कुल कंप्लीट करना रहता है, तभी आप एग्ज़ाम पे बैठ पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों एक बात और आपसे शेयर करनी कि आपको साथियों न तो पेन बिल्कुल भी नहीं ले जाना है, वहाँ पे पेज भी नहीं ले जाना है, क्योंकि आप जब कंप्यूटर बैठेंगे तो आपको एक पेन साथियों और मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पेज प्रोवाइड किया जाएगा। याद रहे साथियों आपका जो साथियों उसमें कंप्यूटर पे लॉगिन करना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ ही आपका पासवर्ड रहेगा साथियों, वो सब कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे साथियों। यदि आपको साथियों कुछ भी ना समझ में आए तो मेरे भाई आप सभी से रिक्वेस्ट बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वहाँ सब टीचर लगे रहेंगे, आप आराम से पूछेगा। काफ़ी दोस्तों के मन में काफ़ी डर भी रहता है, यार पूछेंगे तो वो सब सोचेंगे क्या करेंगे। बिल्कुल भाई ने आपके मन में ऐसा नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ न तो आप किसी को जानेंगे न तो वो आपको किसी को जान रहेंगे, बिल्कुल अनजान रहेंगे। आप एकदम आराम से वहाँ टीचर से पूछेगा यदि आपको कुछ भी ना समझ में आए। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? याद रखिएगा साथियों अकबर ने स्टार्ट की थी। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 66, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्न में से किसे सौंप सकते हैं? लोकसभा अध्यक्ष साथियों जो अपना इस्तीफा इनमें से किसे सौंप सकते हैं? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंप सकते हैं। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 67, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना सोना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो सोना नारायण साथियों किस नृत्य शैली से संबंधित रखती थी? तो ये कथक से हैं। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 68, निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? तो 1784 में साथियों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी, जो कि किए थे विलियम जोन्स ने। डी ऑप्शन विलियम जोन्स आपका साथियों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 69, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब महासागर में गिरती है? इन ऑप्शन देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सी नदी अरब महासागर में गिरती है जाकर। तो साथियों इनमें से ताप्ती नदी है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 70, दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? आप सभी को मालूम होगा कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो कि साथियों ये हुई थी बॉम्बे में हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 71, निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद है? तो इन ऑप्शन देखिए और किस राज्य में विधान परिषद है?
तो याद रखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 72। कोई पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से कितने वर्ष तक चलती है। तो साथियों कोई पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से वो लगभग साथियों याद रखिए कब तक चलती, कितने वर्ष तक, तो 5 वर्ष तक केवल चलती है। सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। अब देखिए दोस्त आपका जितना भी हम यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न रहेगा, तो बिल्कुल ऐसा ही पेपर पूरा पैटर्न यही रहेगा। देखिए 73। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम साथियों क्या होता है, पर्यायवाची होता है। तो इंथ्रेल का मतलब क्या होता है, तो इंथ्रेल का मतलब साथियों लुभाना होता है। लुभाना का पर्यायवाची बताइए क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। क्या इजेक्ट मतलब क्या, बाहर निकालना होता है। इंसेंट का मतलब क्या होता है, मोहित करना है। तो लुभाना यानी मोहित करना, तो क्या बी ऑप्शन हो सकता है। रिपल मतलब होता है तो पीछे हटाना होता है। इंसाइट मतलब क्या होता है, भड़काना होता है। लेकिन यहाँ पे लुभाना का हमें सिनोनिम्स बताना था, तो क्या हो जाएगा, इंचेंट हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 74। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन अ ग्रामेटिकली एरर। 2 प्रश्न आपका साथियों ग्रामेटिकली एरर्स रहेगा, याद रखेंगे सभी साथी। तो जैसे सेंटेंस पढ़ेंगे उसमें आपको देखना पड़ेगा कि ग्रामेटिकली, यदि आपका साथियों थोड़ा सा टेंस क्लियर रहेगा ना, आप बिल्कुल अच्छे से करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जिससे सेंटेंस पढ़ी अपने आप देखिए निकल के आ जाएगा। ही सेड ही हैड बीन प्लेइंग टेनिस सिंस ही वॉज 8। तो साथियों यहाँ पे सिंस लिखा है, तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो सकता है। सिंस का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, तो आप ये साथियों यहाँ पे कौन सा टेंस हो सकता है, तो आप देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन है साथियों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें साथियों आप सभी को पता होगा ही हैड बींग दिया है। शुरू में देखिए ही सेड ही हैड बींग, क्या ही हैड बींग की जगह ही हैड बीन हो सकता है, क्या ही हैड बीन हो सकता है मेरे भाई। तो बिल्कुल यही हो जाएगा आपका, सिंस का प्रयोग लगा है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ही हैड बीन की जगह क्या होगा, ही हैड बीन होगा साथियों। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया है, तो इनमें से ऑप्शन ही हैड बीइंग देखिए ग्रामेटिकली मिस्टेक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। यही आपका सेंटेंस ऐसे रहता है कि ही सेड ही हैड बीन प्लेइंग टेनिस सिंस ही वॉज 8, तो बिल्कुल राइट रहता है। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 75। इस तरह का जो आपका ग्रामेटिकल एरर से देखो थोड़ा सा टेंस आपका क्लियर आएगा ना, बहुत अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75। अब यदि हम साथियों इंग्लिश का क्वेश्चन की बात करेंगे ना, जो 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को 6 सीटों में बिल्कुल सबसे ईजी रहा साथियों इंग्लिश का पेपर, तो आपको बता दें। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही मेट विथ एन एक्सीडेंट अ फ्यू ईयर एगो। देख सकते हो ही मेट विथ, जैसे कि विथ का प्रयोग कहाँ होता है, तो जैसे कि कोई मतलब कि मेट होता है जिसे घटित होता है, एक फ्रेजल वर्ब है, तो यहाँ पे हमेशा ही मेट विथ होगा साथियों। क्या होगा, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट फ्यू ईयर एगो। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन, एक फ्रेजल वर्ब है साथियों। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 76। और साथियों इंग्लिश भी ऐसा भी सेंटेंस रहेगा या तो फिल इन द ब्लैंक्स रहे, तो यदि आप पढ़ते रहेंगे तो भी आपका आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। बस एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और ऑप्शन भी, यदि बाई चांस साथियों आपको मन करा उस क्वेश्चन पे सही लगाना है, तो आप याद रखेंगे साथियों ये तुक्काबाजी करना चाहे ना, तो साथियों हमेशा ऑप्शन सी पे लगाया कीजिए, क्योंकि हमेशा ऑप्शन सी बहुत ज़्यादा राइट ऑप्शन रहता है, आपको हम बता दे रहे हैं साथियों। तो यदि आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद ऑप्शन भी पढ़ेंगे, यदि आपको कुछ ना समझ में आए कि यार इस पर कौन सा तुक्काबाजी करे, मैथ रीजनिंग की बात करें तो मैथ नहीं, तो ऑप्शन सी पे चले जाएगा, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों आइसोलेट का मतलब क्या बताना है, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची। तो आइसोलेट का मतलब क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं पृथक करना, यानी साथियों अलग करना है। आइसोलेट मतलब आइसोलेट किया था ना, पृथक करते ना यानी अलग करते ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। क्या कंबाइन करते करेंगे तो नहीं, मिलना जुलना। डिटैच हो सकता है, तो डिटैच का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का अलग करना होता है ना, तो बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन। कनेक्ट जोड़ना तो होगा नहीं, अटैच मतलब बांधना तो होगा नहीं, आपका सिनोनिम्स बताना है, बिल्कुल सेम मीनिंग बताना रहता है। आइसोलेट मतलब पृथक करना यानी अलग करना है, डिटैच मतलब ये क्या होता है, अलग करना होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 77 देखिए। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से इनकरेक्टली आपको स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। 2 प्रश्न साथियों रहेगा पेपर में, याद रखेंगे आप लोग। तो इनमें से इनकरेक्टली स्पेलिंग वाला वर्ड कौन है मेरे भाई,
तो मैसिव बिल्कुल व्यापक रूप से, टेम्परेचर, टेम्परेचर याद रखिए दोस्तों, केवल एक एक वर्ड से आपका मिस स्पेल रहे या इनकरेक्टली रहे वो रहता, हम सेम क्लास में डेली आपको ये बात बताते चलते कि आपको भूल ना जाए। तो टेम्परेचर्स का स्पेलिंग क्या होता है, TEMP, उसके बाद ERATURE होता है। टेम्परेचर मतलब क्या होता है, तापमान। तो देखिए TMPRA दे रखा, तो यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है। तो बी ऑप्शन है इसका हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 78। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द, दो प्रश्न रहेगा सर, तो विलोम शब्द। चेरिस, चेरिस का मतलब क्या होता है, पालना, जिसे आप लोग बोलते हैं। सजोना, संजोना क्या होता है सर, चेरिस मतलब पालना, जिसे संजोया जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, चेरिस बोला जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्या बताएंगे आप लोग, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्पर्स की, डिस्टर्ब की, डिसरिगार्ड हो जाएगा, बताइए राइट ऑप्शन। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना होता है। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है साथी, एक प्रकार का फैलाना होता है। और डिस्टर्ब मतलब आप सभी को पता होगा, थोड़ा सा परेशान कराएं। लेकिन चेरिश मतलब क्या होता है, पालना। और डिसरिगार्ड का मतलब भाई तिरस्कार होता है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन, इसलिए हम लोग यहाँ से अपोजिट करें, क्योंकि एंटोनिक मतलब अपोजिट होता है। डी ऑप्शन डिसरिगार्ड आपका तिरस्कार, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से इनकरेक्टली वाला स्पेलिंग वर्ड बताइए। हाइपोक्रेसी यानी आपका पाखंडी होता है। गैटी, गैटी का मतलब खुशी प्रसन्नता, लेकिन स्पेलिंग तो देखिए भाई, गैटी का जिसे खुशी प्रसन्नता बोला था ना, इसका राइट स्पेलिंग क्या होता है, GAI पहले होता है मेरे भाई। देखिए यहाँ पे EI दे रखा है, प्रश्न में देखिए EI दे रहा है, लेकिन GAI होता है पहले, उसके बाद ETY होता है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन इस तरह से इनकरेक्ट है। गैटी हाइपोक्रेसी खुशी होता है, और एक प्रकार पाखंडी होता है। गैटी मतलब क्या होता है मेरे भाई, आपका खुशी प्रसन्नता। प्रोबेबल का मतलब होता है संभावित होता है। रिलेवेंट मतलब प्रासंगिक रूप से। तो इस तरह से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। आई विल टीच यू इफ़ यू प्रॉमिस टू वर्क हार्ड। देख रहे हैं साथियों, यहाँ से कंडीशनल सेंटेंस है, तो हमेशा इफ़ का प्रयोग होता है साथियों। कंडीशनल सेंटेंस, आई विल टीच यू इफ़ यू प्रॉमिस टू वर्क हार्ड। साथी देख रहे हैं, सवाल पढ़ते जा रहे हैं और अपने आप, मैंने ऑप्शन भी नहीं देखा, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यदि आपकी प्रैक्टिस रहेगी ना साथियों, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे, आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो सी ऑप्शन यहाँ का हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। नैब एंटोनिम विलोम शब्द है। नैब का मतलब क्या होता है, गिरफ्तार करना होता है। तो कैच पकड़ना, ग्रैब फ्री हो जाएगा साथियों। फ्री मतलब मुक्त करना, स्वतंत्र करना। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एंटोनिम पूछा साथियों, नैब गिरफ्तार, तो यहाँ से फ्री हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम का मतलब क्या होता है, मुहावरा। दो प्रश्न रहता है साथियों, याद रखेंगे। लीन एंड मीन का मतलब क्या हो जाएगा, तो जैसे कि कुशलता पूर्वक साथियों कोई कार्य करना को क्या बोलते हैं, लीन एंड मीन बोला जाता है। कोई कुशलता पूर्वक आप लोग कार्य कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, लीन एंड मीन। तो उसका मुहावरा क्या हो जाएगा साथियों, याद रखिए, रेडी एंड एफिशिएंट होता है। क्या साथियों, रेडी एंड एफिशिएंट होता है। 82 का डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, फैट लेजी तो होगा नहीं, एविलेंस सेल्फिश नहीं होगा, थीन एंड वीक तो होगा नहीं, बिल्कुल रेडी एंड एफिशिएंट। जो आके आप कुशलतापूर्वक काम करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, रेडी एंड एफिशिएंट बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। फिर से आपके इडियम पेपर में सवाल है, दो प्रश्न है इसलिए मैंने दो सवाल है। कीप इन चेक, इसका मतलब साथियों, कीप इन चेक का मतलब आपका राइट क्या हो जाएगा, नियंत्रित करना। एक प्रकार का नियंत्रित करना, तो आप क्या कहेंगे, टू कीप समथिंग सेफ, कि टू प्लेस इन ऑर्डर, कि टू कंट्रोल समथिंग हो जाएगा, बता सकते हैं, बिल्कुल टू कंट्रोल समथिंग हो सकता है साथियों। सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन। कीप इन चेक का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ नियंत्रित करना, तो टू कंट्रोल समथिंग। सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 84 बताएंगे सभी साथी। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन ए ग्रामेटिकली एरर। दो प्रश्न ग्रामेटिकली एरर, तो मैंने इसलिए दो प्रश्न बिल्कुल वही लिया जो कि आपके पेपर में बाई चांस आ सकते हैं। डोंट यू थिंक दिस बैग इज़ टू बिग टू कैरिड। तो चलिए बताइए, तो साथियों इसमें आप देख सकते हैं डोंट यू थिंक दिस बैग इज़ टू बी कैरिड दिया है, कैरिड दिया है। तो साथियों याद रखेंगे टू कैरिड जो है ना, इसके स्थान पर साथियों केवल टू कैरी का प्रयोग हुआ। किसका साथियों,
टू कैरी का प्रयोग। आप सोच रहे क्यों साथियों, तो याद रखिए दोस्तों, इन्फिनेटिव नाउन है, जो इन्फिनेटिव नाउन है तो साथियों टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जो टू है साथियों इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव नाउन है, इसमें साथियों टू के बाद हमेशा वर्ब की जो होती है ना वो फर्स्ट फॉर्म का क्या होता है, प्रयोग होता है। तो टू कैरिड की जगह क्या होगा, तो टू कैरी होगा केवल। तो इसमें से ग्रामेटिकली एरर क्या हो जाएगा, तो आप समझ चुके होंगे टू कैरी इसमें क्या ग्रामेटिकली मिस्टेक है। तो ऑप्शन देखेंगे जो प्रश्न में दिया रहेगा ना, तो वही सेम एजिड आपका ऑप्शन भी दिया रहेगा। जैसे देखिए टू कैरिड दिया है, तो टू कैरिड की जगह क्या रहेगा आपका, टू कैरी केवल सिंपल रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा इन्फिनेटिव नाउन के बाद जो टू का सदैव प्रयोग होता है ना, उसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। अब देखिए रीजनिंग सवाल आपको मिलेंगे। जिस प्रकार शब्दियों से किलोग्राम से संबंधित है उसी प्रकार से लीटर संबंधित है। बताइए साथियों, जिस प्रकार सब्जियों से किलोग्राम से संबंधित है तो उसी प्रकार से लीटर संबंधित किससे हो जाएगा। बताइए भाई, सोचिए थोड़ा सा, सब्जी से किलोग्राम से क्या संबंध बन सकता है, किस प्रकार संबंध बन सकता है। सोचिए, पहले इस सेशन को पॉज करिए, उसके बाद अपना राइट ऑप्शन सोचिए, उसके बाद इस सेशन को शुरू कीजिएगा। ऐसी साथी, तो सब्जियां आप देख सकते हैं किलोग्राम से आ रहा है, तो साथियों सब्जियां किससे मापा जाता है, तो किलोग्राम से मापा जाता है ना मेरे भाई। तो लीटर से क्या मापा जाता है इसमें, केला क्या लीटर से, दाल की लीटर से, कि दूध मेरे भाई, बता सकते हैं आप लोग। बिल्कुल, तो दूध साथियों किससे मापा जाता है, लीटर से। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। दो प्रश्न इसी तरह रहेगा आपका। वर्ग का संबंध आयत से है तो सम चतुर्भुज का संबंध, तो मेरे भाई वर्ग है ये तो आयत के अंतर्गत आता है ना। वर्ग जो होता है मेरे भाई वो किसके अंतर्गत आता है, आयत के अंदर आता है। तो सम चतुर्भुज किसके अंदर आ जाएंगे, बिल्कुल सही, समांतर चतुर्भुज क्या आएगा भाई साहब, डी ऑप्शन, बिल्कुल यहाँ से लॉक करेंगे हम लोग। 86 का साथियों क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 87 बताइए। देखिए 26 का संबंध 37 से है, 50 का संबंध 65 से, क्वेश्चन मार्क 101। तो हमें यही क्वेश्चन मार्क की जगह लाना है, क्या बन सकता है। तो चलिए इसको पहले हम लोग लिखते हैं, 26 से 37, 37 से मेरे भाई 50, 50 से 65, क्वेश्चन मार्क के बीच में तो 101। देखिए 26 से 37 कैसे बना होगा, 26 में से हम क्या करेंगे 37 बन जाए, क्या हम लोग +11 कर सकते हैं, बिल्कुल 26 से 11 जोड़ी देखिए 37 आएगा। फिर 37 से 50 देखिए, 37 में से क्या ऐड कर देखिए 50 आ जाए, तो 37 10 47 3 50 देखिए +13 जोड़ किया। फिर यहाँ पर देखिए 50 से 65, तो 50 में से ऐसा क्या जोड़ोगे हम लोग का 65 आ जाए, तो बिल्कुल 65 जोड़ दिया जाए। देखिए 11 13 15 क्या हम लोग यहाँ पे 65 में बिल्कुल सेम 17 जोड़ सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे हम लोग मिला लेंगे। तो देखिए 17 में हम लोग 65 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 7 5 12 का 2 और 6 1 7 1 8 82। क्या ऑप्शन में दे रखा है, देखिए ऑप्शन बी दे रखा है। और 82 यहाँ से ये देखिए यही सीरीज को आगे बढ़ा देते, क्या 101 आ रहा है, तो यहाँ पे साथियों कितना आया आपका, कितना आया साथियों 82 आया है ना। 82 में फिर हम लोग यदि 19 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 82 18 आपका 100 और 1 19 हो जाएगा 101। तो बिल्कुल देखिए सीरीज भी बिल्कुल हम लोग का मिल गया, 11 13 15 17 और 19। ओके दोस्त, तो दो प्रश्न साथियों याद रखेंगे आपके पेपर में इस तरह से रहने वाले हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 88। देखिए दोस्तों ये प्रश्न आपके पेपर में 2 रहेगा रीजनिंग में। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप लोग बस साथियों इस जो हम तरीका बताएंगे मेरे भाई ना उसको समझ लीजिए, आपके पेपर में 110% मैं वादा के साथ कर सकता हूँ कि 2 क्वेश्चन रहेगा इस तरह का। जैसे देखिए क्या सवाल दिया, बस आप लोग पढ़िए। ये साथियों हमेशा प्रश्न जैसे देखिए निम्न समीकरण को सही संतुलित करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों ये आपका ऑप्शन के हिसाब से प्रश्न करेंगे, जिस तरह ऑप्शन दिया है। तो सबसे पहले देखिए जो जैसे कि प्रश्न हम लोग पहला ऑप्शन उठा, देखिए ऑप्शन ए आपका क्या दिया है, प्लस और गुणा। तो साथियों जब आप लोग समीकरण को हल करेंगे ना तो प्लस की जगह साथियों जो आपका प्रश्न में जैसे यहाँ पे देखिए +3 दिया ना, तो इसके प्लस की जगह गुणा करेंगे और गुणा की जगह साथियों क्या कर देंगे आप लोग, प्लस कर देंगे। तो यही इसका साथियों करने का तरीका होता है। जैसे प्लस और गुणा है ना, तो हमेशा याद रखिएगा प्लस की जगह गुणा होगा, गुणा की जगह प्लस। फिर उसके बाद साथियों जो कि ऑप्शन बी दे रखा है आपका भाग और गुणा,
तो साथियों भाग की जगह आप लोग गुणा कर देंगे और गुणा की जगह भाग करेंगे। कहाँ पर करेंगे? प्रश्न में जो आपका समीकरण दे रखा है। जैसे देखिए हम ये समीकरण को लिखते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे समझ आते हैं। 7 + 3 - 24 / 6, उसके बाद गुणा 12 आपका 29। अब साथियों हमको वही साइन लेना है कि जो कि हल करने पे हमारा 29 आ जाए मेरे भाई। ओके, तो सबसे पहले हम ऑप्शन पहले को उठाते हैं, प्लस और गुणा को। जैसे प्लस और गुणा, तो हमें प्लस को गुणा में बदलना है, गुणा को प्लस में। देखिए 7, दूसरा कलर सेलेक्ट करते तो और भी आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखिए प्लस दिया है 7 प्लस, तो प्लस की जगह हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे मेरे भाई, क्योंकि पहला ऑप्शन से कर रहे हैं। तो 3 - 24, उसके बाद / 6, उसका देखिए गुणा यहाँ पर दे रखा है मेरे भाई। गुणा यहाँ देखें, गुणा की जगह हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। +12, अब हमें 29 लाना है। तो चलिए हल करते इसे। देखिए जब यदि 6 का भाग 24 में करेंगे तो बॉडमस नहीं आएंगे, 4 आ जाएगा। यहाँ से 7 × 21, 21 - 4 प्लस आपका साथी 12। तो देखिए यहाँ पे +12 है प्लस 21, तो कितना होता है? 33 - 4। भाई साहब देखिए पहला ही ऑप्शन से हम लोग हल कर ले गए हैं, पहला ही ऑप्शन से हम लोग हल कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 29 देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी, दायां साइड भी और बाहिना साइड भी 29 बिल्कुल राइट मिल गया ऑप्शन। क्या आप लोग समझे साथियों? तरीका बस आना चाहिए मेरे भाई। जो भी यदि साथियों अगर पेपर में सवाल आएगा, यही प्रश्न आएगा साथियों, 2 प्रश्न रहेगा, मेरी बात मानिएगा, आप लोग समझिएगा। और साथियों फास्ट करने का तरीका समझिएगा, फास्ट करने का, क्योंकि यही आपका साथियों समय ज़्यादा लेगा। बिल्कुल आराम से होगा लेकिन समय ज़्यादा ले लेता है। मान लीजिए तो यही हमारा ऑप्शन ए नहीं मिलता तो तुरंत हम लोग क्या करते हैं? तुरंत ऑप्शन बी रखते हैं, भाग और गुणा। तो गुणा की जगह भाग, भाग की जगह गुणा रखते हैं, इन्हीं में हम रखते हैं। जिससे प्लस आपका / 6 है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? गुणा रख देते साथ ही। उसका देखिए गुणा यहाँ पर दिया तो यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं? भाग रखते हैं। ओके, क्या आप लोग समझ गए? ओके, उम्मीद करूँगा दोस्तों आप लोग काफ़ी अच्छे समझ गए होंगे। तो साथियों इस तरह से आपका 88 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा पेपर आ सकता है, बिल्कुल हुबहू साथियों मैंने पूरा ट्राई किया, पूरा 110% देने का, पूरा जितना भी प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है बिल्कुल वैसा मैंने साथियों ये सेशन आपको देने का प्रयास किया। तो बताइए दोस्तों आपका कितना स्कोर रहा इस सेशन से? टोटल 88 क्वेश्चन, शुरू में आपको बता दिया लगभग आपका 85 to 88 क्वेश्चन होने वाला है। तो साथियों देखिए जो आज हमारी 12:30 बजे वाली क्लास होगी वो साथियों बिल्कुल सिंपल वाली क्वेश्चन आएंगी जो कि आपके पेपर में आ सकता है। तो आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि जरूर जुड़िएगा और शाम को 6:30 बजे आप सभी को बताओ कि हमारी क्लास रहेगी और बिल्कुल वो तो क्लास नहीं छूटनी चाहिए, किसी का भी नहीं, याद रखिएगा दोस्तों। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको इस सेशन काफ़ी अच्छा लगा। बस साथियों आप अब अच्छे से रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए साथियों, जितना हो सके मॉक टेस्ट और रिवीजन करते रहिए, जितने आपका नोट्स बनाए हैं या आप जहाँ से पढ़ते हैं साथियों अच्छे से बस रिवीजन करते रहिए। ओके दोस्त, यही बेनिफिट है अंतिम दिनों की, मतलब टॉपरों की यही रणनीति रहती है कि वो जो पढ़े रहते हैं उसको बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि साथियों मुझे पता है कि आपका जो सिलेबस है बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हुआ होगा और आपकी तैयारी भी साथियों बहुत ही अच्छी है। आने वाले शिफ्टों में आप काफ़ी अच्छा अपना स्कोर करेंगे। ओके चलिए दोस्तों इस सेशन को यही समाप्त करते हैं, और भी कोई भी आपका डाउट मन में तो साथियों जब क्लास एंड हो जाए तब आप लोग मैसेज किया कीजिए। वैसे ये आपका जो साथियों प्रीमियर में रहता है ना वो आपका जवाब नहीं आ पाता है मेरे पास। ओके चलिए तो मिलते हैं दोपहर के 12:30 बजे एक नए सेशन के साथ। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। आपका दिन मंगलमय हो, अपना ख्याल रखिए, माता पिता का ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।